हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बचे हुए न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिक मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ, आपके स्क्रीन पर है न्यूमेरिकल। अ पैरामैग्नेटिक गैस हैज़ 2.0 into 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स दिया है, क्या है 2.0 into 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब चाहिए, ठीक है। विथ एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ, एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे के रखा है। एटॉमिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। कितना है उसका, हर एक का 1.5 into 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ईच, हर एक एटम का, इतने एटम्स है, ठीक है। गैस में इतने एटम्स है और हर एक एटम के पास इतना मैग्नेटिक मोमेंट है। आगे है द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर देखे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 27 डिग्री सेल्सियस जो है, टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं डिग्री केल्विन में। और केल्विन में कैसे करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस है ना उसमें क्या कर दो 273 ऐड कर दो, तो कितना केल्विन हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ये तो मालूम है। फाइंड मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल, ठीक है। ये जो सैंपल है गैस का, इसका हमें निकालना है मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ठीक है। ये पहला हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, हमें निकालना है मैग्नेटाइजेशन बस, ठीक है। क्या रहेगा, और बी पार्ट निकालना है हमें। इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, अगर उस गैस को हमने 3 टेस्ला इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होगा क्या, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो उसके लिए जो कंडीशन लगेगा वो भी हम अभी इस न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते पढ़ लेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए हमको। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये होता है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है और एक एटम के पास डायपोल मोमेंट कितना है वो है। तो क्या करेंगे, एक एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मालूम है तो सबका आ जाएगा, ठीक है। एक एटम का इतना है तो इतना एटम का कितना हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ही निकालता हूँ मैं फॉर्मूला। टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 एटम, करेक्ट है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और एक का एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, इतना करोगे तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दे के रखा है, ये है, तो वैल्यू डाल देते 2 into 10⁻26, इसका वैल्यू हो गया। और एक का कितना है, तो एक का है 1.5 into 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 15 to the 30, तो 3 लिख देता हूँ। 1.5 into 2 कितना होता, 3 होता, 3 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻3 एम्पियर पर मीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 into 10⁻3 एम्पियर पर मीटर, ये है मैग्नेटाइजेशन, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। इतना ही आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम एटम उतने ही है। तो ये हो गया हमारा ए का आंसर, कितना आएगा 3 into 10⁻3 एम्पियर पर मीटर। अभी हमको क्या बोला है, बी पार्ट में ध्यान देना है ज़्यादा, कि अगर इस गैस को हमने 3 टेस्ला इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन होगा क्या, ठीक है, वो अचीव कर पाएगा क्या। तो अभी इसके लिए हमें कंडीशन मालूम होनी चाहिए। ये कंडीशन गैस के बारे में है।
गैस के बारे में जो कंडीशन है, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना होगा, उसके लिए अगर इस न्यूमेरिकल के लिए मैं बता देता हूँ कि कंडीशन क्या है। अगर इफ एम बी वेयर एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा है, जिसमें उस गैस को रखा है, अगर इनका प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 3/2 kBT आ जाता है। अभी 3/2 नंबर है, kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी मैं बताऊंगा, और T क्या होगा, टेम्परेचर। T है आपका टेम्परेचर दे के रखा है 300 केल्विन, kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 नंबर, M है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर ऐसा रहा और B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसा रहा तो ही क्या होगा, वो गैस को हम सैचुराइजेशन, वो जो है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन दे सकते हैं। अगर वैल्यू उससे कम आई तो हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख दो चलेगा। तो M कितना है, M हम निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या है M हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻, कितना है वो 23, एक एटम का। कितने एटम का, एक एटम का इतना है। उसको किस में करा है हमने, B मैग्नेटिक फील्ड दे के रखी है, कितना है 3 है, ये MB निकाल रहे हैं अपन, इज इक्वल टू, इसको करो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻23, ये क्या आ गया आपका MB आ गया। अभी दूसरे साइड में हम क्या निकालते हैं, दूसरे साइड में हम निकालेंगे, और ये MB क्या है, इसका यूनिट हम बोलते हैं जूल में। किस में लाएंगे, इसका यूनिट जूल में होता है MB। M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और B होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्क डन के लिए फॉर्मूला है एक्चुअली, ये जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है जूल। अभी इसमें करेंगे, ये होता है ना, ये एक्चुअली क्या है 3/2 kBT है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जो गैस होता है ना, गैस के एक एटम के पास कितना काइनेटिक एनर्जी रहता है, तो इतना रहता है। अगर उस काइनेटिक एनर्जी से ये वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो मतलब क्या है, मैग्नेट के पास या फिर वो मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक मैग्नेट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो सैचुरेशन कर सकेंगे, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अभी एक साइड में क्या करते हैं, 3/2 kBT निकालते हैं, ठीक है। 3/2 kBT इज इक्वल टू 3/2 kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना होना चाहिए 1.38 इंटू 10⁻23। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23, और T टेम्परेचर है 300, ठीक है। इसके मल्टीप्लिकेशन की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, ये आएंगी 6.21 इंटू 10⁻23 रहेंगी 21, हाँ ये 00 है 21। अभी कंपेयर करो, MB जो है आपका बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, ये 10⁻23 है, ये 10⁻21 है, ये बड़ा है 3/2 kBT अपना MB से बड़ा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, देयरफॉर क्या होगा, द गैस, ऐसा लिखेंगे, गैस विल नॉट अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। बस इतना लिख के बात खत्म कर देंगे, और इसी के साथ साथ अपना है क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो जाता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। मैग्नेटिक नीडल्स प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट दे के रखा है, क्या है 2 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट किया जाता है, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा होगा, 7.2 इंटू 10⁻7 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत है नहीं। इफ इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस, 10 ऑसिलेशंस, ठीक है, इन 6 सेकंड्स। ओके, निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B निकालना है, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह टाइम का चक्कर है यहाँ पे। देखो ये जो टॉपिक है, ये जो न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक पे बेस्ड है, कि जब हम कोई बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, और वो जो मैग्नेटिक डायपोल होगा वो SHM परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई थी। लेकिन हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था क्योंकि SHM का एकदम कॉपी पेस्ट टॉपिक था। SHM में हम वो टॉपिक ले चुके थे, तो उसी से हमको फॉर्मूला लेना पड़ेगा। किसके लिए? तो यहाँ पे देखो क्या दे के रखा है उन्होंने, 10 ऑसिलेशंस इन 6 सेकंड्स। तो एक ऑसिलेशन कितने में, देखो 10 ऑसिलेशन 6 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट करेंगे? 6/10 सेकंड। तो ये जो T है ना 6/10 सेकंड, ये क्या हो गया? टाइम पीरियड ऑफ SHM हो गया। ये क्या होगा हमारा? टाइम पीरियड ऑफ SHM। और हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जब किसी मैग्नेटिक डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे जिसकी हमें वैल्यू निकालना है, तो जो SHM परफॉर्म करता है और SHM का टाइम पीरियड कितना होता है। उन्होंने बोला है ना ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, तो ऑसिलेशन पे बेस्ड है, तो उसका फॉर्मूला होता है T = 2π, और अंडर रूट में आएगा I/mb। चेक कर लो एक बार, ओके, I/mb, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और b होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ना क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो T² = 4 × π² × I/mb। निकालना है हमको b, तो b का वैल्यू, ये खाली b उधर चल जाएगा, T² नीचे आ जाएगा, 4 × π² × I/m और T²। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 9.86, पाई होता है 3.14, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9.86। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। 7.2 × 10⁻⁷, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 2 × 10⁻² इंटू टी का स्क्वायर। अभी टी देखो क्या है 6/10, तो टी का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले का, और नीचे वाला 10 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये 100 जो है ना मैं ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। ये 36 × 2 हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻² को ऊपर भेज देते हैं, देखो क्या आ जाएगा 4 × 9.86 × 10⁻²। देखो ये -7 है, ये +2, तो -5 हो जाएगा, लेकिन वापस से बढ़ जाएगा तो -6, और ये ऊपर का जाएगा हो जाएगा -6, और ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो -4। तो 4 इंटू ये करते हैं अपन 9.86 × 10⁻⁴ करा, तो ये जो है इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, 3 पॉइंट आएगा फाइनल आंसर 944 × 10⁻3। और ये फील्ड है ना, तो फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमको ये 8 का भी आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे मिलेगा, SHM ऑसिलेशन टॉपिक, ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसके लास्ट वाला टॉपिक में मिलेगा, ठीक है। और वही फॉर्मूला उठा के हमको यहाँ पे यूज़ करना है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपके स्क्रीन पे है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस, ठीक है, यूनिट अलग दिया है 700 गॉस। चलो अभी पढ़ लो क्या है। 1 गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁴ टेस्ला, ये ध्यान में रखना, ठीक है, वही यूज़ करना है। देयरफॉर 700 गॉस क्या हो जाएगा, 700 गॉस = 700 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो क्या हो जाएगा 7 × 10⁻² टेस्ला, बस खत्म। ये दे के रखी है हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा दे के रखा है 30 डिग्री विथ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। बार मैग्नेट जो है एक्सटर्नल फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, टॉर्क दे के रखा है कितना है 0.014 न्यूटन मीटर, ओके। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, मतलब m निकालना है, एंड वर्क डन, ठीक है। अभी वर्क डन ठीक से देखो क्या पूछा है उन्होंने, फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन। अभी स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, अनस्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, वो भी मैं बताता हूँ। चलिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करने को लेते हैं। पहले क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, ये भी किस में मिलेगा, उसी में। आपको क्या करना है, ऑसिलेशन के लास्ट वाले टॉपिक में जाना है, उधर ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। टॉर्क दे के रखा है, हमको क्या ढूंढना है, m ढूंढना है। तो m कैसे निकलेगा, टॉर्क अपॉन b sin थीटा, ये डिवाइड को चल जाएंगे।
टॉर्क दे के रखा है 0.014 बी दे के रखा है 7 इंटू 10⁻² इंटू साइन थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो क्या हो जाएगा देखो 10⁻² को ऊपर भेज दूँ मैं वो प्लस हो जाएगा 1.4 हो जाएगा फिर ऊपर वाला, और ये 2 भी ऊपर चल जाएगा, ये 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, एडजस्टमेंट करते आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 2 0.4, तो आंसर कितना आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ये आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अभी इतना। अभी हमको निकालना है वर्क डन। ठीक है, कहाँ से कहाँ, स्टेबल पोजीशन से लेके अनस्टेबल पोजीशन तक। अभी देखो स्टेबल पोजीशन जब होगा, जब डायपोल स्टेबल पोजीशन पे होगा ना, तो अभी वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है तो स्टेबल पोजीशन पे थीटा क्या होता है 0। ठीक है, स्टेबल पे स्टेबल जब रहेगा तब जो मैग्नेटिक डायपोल की जो लेंथ है ना, या फिर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ में कितना एंगल बनाएंगे, वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और जब अनस्टेबल पोजीशन होता है तो अनस्टेबल पोजीशन पे जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180 होगा। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है mb, ये होता है cos θ1 या फिर cos θ0, और ऐसा लिखते हैं cos θ1। ठीक है, पहला है स्टेबल और अनस्टेबल बोला है, तो mb स्टेबल है, कौन सा स्टेबल पे θ0 डाल दो cos 0 डिग्री, माइनस अनस्टेबल पे θ1 है, θ1 क्या डाल दो 180 डाल दो cos 180, तो क्या आ जाएगा mb इंटू ये 0 कितना होता है 1 माइनस ये cos 180 होता है -1, तो क्या आ जाएगा ठीक से देखो mb इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स mb। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 0। बी की वैल्यू क्या है 7 इंटू 10⁻², 2 है, बी है, और m कितना है 0.4। तो देखो कितना आ जाएगा ये 14 इंटू 0.4 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा हमारा 5.6 इंटू 10⁻²। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ये आएगा 5.6 इंटू 10⁻²। ये हो गया हमारा वर्क डन। वर्क डन क्या है जूल में आता है, बस यही होगा हमारा फॉर्मूला, फाइनल आंसर। ये मिल गया हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वर्क डन मिल गया 5.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्या है, मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके बाद में जोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, जोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, जोग्राफिक इक्वेटर, ये सारे जो कंसेप्ट है ये क्लास 11 के मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपके क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर क्लियर भी है नहीं तो ज़्यादा कुछ इसमें सोचने का ज़रूरत है नहीं, सिर्फ दी हुई इन्फॉर्मेशन से हमें आगे जाना है। ठीक है, नीडल है, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है, उसमें रोटेट हो सकती है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा जोग्राफिक एक्सिस, इसमें से जाने वाला प्लेन जो होगा वो जोग्राफिक मेरिडियन होगा। हमको बोला है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा इधर होता है, ठीक है, थोड़ा इधर होता है। अभी हमने क्या करा, ये सेंटर है मान लो स्फीयर का, यहाँ पे नीडल रखा है, तो नीडल है, ये नीडल की डायग्राम ड्रॉ करती आती नहीं है मुझे, चलो मान लो ये नीडल है कुछ, ठीक है, ये है एक नीडल जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है। ठीक है, ये नीडल क्या कर सकती है, अभी वो कंपास की नीडल जैसी होती है ना, वैसे वो रोटेट कर सकती है फ्रीली, किसमें, इस मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप इट हॉरिजॉन्टल पोजीशन अ वेट ऑफ 0.2 ग्राम, वेट दिया है कितना 0.2 ग्राम, तो इसको लिख दे 0.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और वेट बोला है, ठीक है, ध्यान में रखना। इज केप्ट ऑन वन साइड ऑफ द नीडल, नीडल के एक साइड पे हमने वो वेट लगा दिया ताकि वो क्या रहे, अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। ठीक है, इफ द पोल स्ट्रेंथ इज 20 एम्पियर, अब इस पोल स्ट्रेंथ को भी छोटा एम से ही डिनोट करेंगे, वो है 20 एम्पियर मीटर, कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत है नहीं। फाइंड वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बीवी निकालना है, 2 कंपोनेंट होते हैं,
एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। BH और BV दो होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इतना टेंशन का ज़रूरत है नहीं। G हमको यूज़ करने को बोला है कि G यूज़ करो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी समझ में आ गया कि G यूज़ करना है मतलब किसके लिए रहेगा, ये वेट दिया है ना, इसको फोर्स में न्यूटन में करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg, और mg क्या होता है फोर्स। ठीक है, वेट बोला है उन्होंने kg में, लेकिन उस वेट को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमको वापस वही नॉलेज यूज़ करना है। ठीक है, जो टॉपिक हटाया है उसी पे न्यूमेरिकल ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो क्या होगा, इस नीडल पे टॉर्क लगाएगा। ठीक है, ये नीडल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, वेट के कारण जो हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह रही है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, उस पर वेट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जब नीडल है वो नीडल ऐसे रोटेट कर सकती है, तो रोटेट होने का कारण कौन है, तो रोटेट होने का कारण है हमारा टॉर्क। नीडल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, मान लो ये जो नीडल है उसकी लेंथ है 2L, उसकी लेंथ कितनी है 2L, सेंटर से इतनी लेंथ कितनी हो जाएंगी, फिर सेंटर से इतनी लेंथ L हो जाएंगी, और इतनी भी लेंथ कितनी हो जाएंगी, L हो जाएंगी। ये नीडल है। ठीक है, ये नीडल ऐसे ड्रॉ करते हैं थोड़ी इस तरह से, ये नीडल है, उसकी टोटल लेंथ है 2L, सेंटर से लेंथ होगी L। मान लो इस पॉइंट पे अभी ऐसे उसको हॉरिजॉन्टल करना है, इसको रोटेट करने के लिए एक टॉर्क लगता है, ये रहा उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब ये जो है इसके अबाउट वो नीडल जो है वो रोटेट करेंगे, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब टॉर्क निकालना है, जिसके वजह से हमारी नीडल क्या होती है, रोटेट होती है। तो जो टॉर्क है उस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे, रोटेटिंग टॉर्क बोलेंगे, या फिर उसको बोलेंगे हम जो क्या बोलते हैं उसको, नीडल पे लगने वाला टॉर्क। चलो रोटेटिंग टॉर्क बोल देते हैं, रोटेटिंग टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, रोटेटिंग टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हम कहाँ से निकालेंगे, वेट है ना, वेट इज इक्वल टू क्या, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो फोर्स की जगह पे डाल दो mg इंटू लेंथ। M कितना है, वो एक्चुअली 0.2 इंटू 10⁻³ kg, और g कितना है तुम्हारा 9.8, और L कितना है L। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻³ इंटू L। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा अलग तरीके का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या है, इसको ये टॉर्क जो लग रहा है उसको घुमा रहा है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसको उसकी पोजीशन पे स्टेबल रखने के लिए एक रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। अभी वो रेस्टोरिंग टॉर्क कौन जनरेट करेगा, तो फील्ड जनरेट करेंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो जनरेट करेगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा हमारा मैक्सिमम जो होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला है mb। कितना है, mb। एक्चुअली mb साइन थीटा होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाता है, साइन थीटा 1 होता है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क की हम वैल्यू लिख देंगे mb। m दिया है क्या, m देखो हम कैसे निकालेंगे, m मतलब यहाँ पे देखो ये एम्पियर मीटर है। एक्चुअली रेस्टोरिंग टॉर्क में m मतलब होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, समझो, थोड़ा सुनने में ज़्यादा ध्यान दो, ये होता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू b होता है। अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ठीक है, इंटू b। ये वाला फॉर्मूला 11th में गया है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ को डिनोट किया जाता है 2L से। क्लास 11 की बात है। पोल स्ट्रेंथ है छोटा m इंटू 2L इंटू b। ठीक है, तो m मतलब अभी पोल स्ट्रेंथ कितना है 20 इंटू 2L इंटू b, तो हो जाएगा 40 इंटू L इंटू b। इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो नीडल पे लगने वाला टॉर्क है, जो नीडल को रोटेट करेगा, वो वाला टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या कर देंगे, अपन इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू रोटेटिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क कितना है, ये 40 इंटू L इंटू b
इज इक्वल टू, वो क्या है 1.96 इंटू 10⁻³ इंटू एल। एल क्या हो जाएगा, दोनों साइड का कट हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻³ अपॉन 40। ये डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम, डायरेक्ट 4 से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखता हूँ, वो आएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻5 और ये है फील्ड, तो आ जाएगा टेस्ला। यही है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, यही आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमको दिया है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज साई। ठीक है, साई 1 कितना है, तो चाय बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला ससेप्टिबिलिटी दिया है तो पहला ससेप्टिबिलिटी दिया है हमने चाय। और जब टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर जब था T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिख दूँ, 27 डिग्री प्लस 273 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे, केल्विन में। ठीक है, आगे एट व्हाट टेम्परेचर इट्स ससेप्टिबिलिटी विल बी psi/3। मतलब उन्होंने बोला है कि psi2 कितना होना चाहिए, psi/3। तो T2 निकालो। बहुत ही सिंपल है। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उसका ससेप्टिबिलिटी जो है क्यूरी लॉ के हिसाब से, ठीक है, क्यूरी लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर। किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे लिखते हैं अपन, psi2 अपॉन psi1 इज इक्वल टू, इधर उल्टा लिखेंगे T2/T1। psi2 क्या है आपका, चाय/3, ये है चाय इज इक्वल टू T1 कितना है आपका 300 और T2 निकालना है। तो बस चाय कट हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो ये चाय कट हो गया, 1/3 अपॉन 1/3 बचेगा इज इक्वल टू 300 अपॉन T2। तो T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 3, 900 डिग्री केल्विन T2। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो T2 इज इक्वल टू 900 में से अभी क्या करो, फिर 273 माइनस कर दो, ये मिलेगा आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर। तो कितना मिलेगा, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 3 गए कितने 6, 627 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा एक्चुअल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल्स जो है एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के हमने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।